बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 632 का टॉपिक नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे 121 मॉड्यूल तक फाइनल टर्म का सिलेबस है। इंशाल्लाह जो है वो हम एक दो दिन में कंप्लीट कर देंगे। दैन हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। एरिया प्रॉब्लम। इससे पहले आपने इंटीग्रेशन देखी होगी कि हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। आपके पास कोई भी टर्म है, कोई भी फंक्शन या कोई भी इक्वेशन उसने दे दिया है, तो आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 से 3 उसने इंटीग्रेशन का है, तो आप 1 से 2 करते हैं, दैन 2 से 3 की इंटीग्रेशन टर्म्स तक इंटीग्रेशन करते हैं। इंटरवल आप डिवाइड कर देते हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई लार्जर एरिया आ गया और आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे। गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दैट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन नेगेटिव ऑन द इंटरवल a b, फाइंड द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड इंटरवल। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस भी है और वो नॉन नेगेटिव भी है, मतलब कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, फाइंड द एरिया। अब आपने उसका एरिया फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, और उसका इंटरवल जो है वो a से b तक है। देन अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और आप वो नॉन नेगेटिव है और वो कंटिन्यूटी को प्रूव कर रहा है कि वो कंटिन्यूस है, तो आप उसका एरिया किस तरह से फाइंड करनी है। आपके पास जो इंटरवल है यहाँ पर a से b है, फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, d ऑफ x लिखेंगे, देन आपका फंक्शन ऑफ x की k लिखेंगे, मतलब आप फंक्शन को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे के टर्म्स तक, या आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके। देन आप उसका डेल्टा ऑफ एक्स के ले लेंगे या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप उसके ऊपर n, आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो n है नंबर से, आपके जो के वैल्यू है वो के इक्वल टू 1 से n तक जा रही है। उसके अलावा एक और मेन बात क्या है, आपका जो आंसर आएगा आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तक, तो आपका y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो है वो प्रूव हो जाएगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है कि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह से करते हैं। देन आपके पास ये नेक्स्ट ग्राफ है। आप अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और उससे पहले आपके पास ये एक ग्राफ था और आपने इसको a से b में डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हैं कि इसके पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कर देते हैं। मैं इसके पार्ट मज़ीद ज़्यादा कर देंगे आप इसको मोर एक्यूरेट वैल्यू लेने के लिए, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे कि वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह के यहाँ पे पहले ये पार्ट्स जो हैं वो कम थे। अगर आप मज़ीद एक्यूरेशन इंटीग्रेशन में चाहते हैं, तो हमने इस पार्ट्स की डिवीजन को ज़्यादा कर दिया, तो आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो मज़ीद जो है वो एक्यूरेट आएगी। देन आपके पास जो है वो वही चीज़ है कि अगर हमने कहा था कि फाइंड द एरिया बिटवीन ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और उसका इंटरवल तो जो हमने इससे पहले फार्मूला देखा ये वही है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। जो नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अ प्लेनर कर्व इज़ टू डायमेंशनल एनालॉग ऑफ एन इंटरवल। कोई भी कर्व आपके पास जो है वो टू डायमेंशनल एनालॉग किसी भी इंटरवल के अंदर आपको मिलता है। आप इससे पहले आप रियल इंटीग्रल्स भी आप पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स भी पढ़ते हैं। तो रियल इंटीग्रल्स के अंदर आपके पास जो कर्व होता है वो डिफरेंट टाइप का आता है। आपके पास जो डोमेन ए और बी तक आपका जो है वो कर्व शो करेगा। इसी तरह अगर आप में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में आप कोई कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कुछ इस तरह का जो है वो कर्व बनता है। देन नेक्स्ट है आपके पास define and evaluate integrals of the form function of z dz इंटीग्रेशन c। फंक्शन ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है। जैसे हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, देन फंक्शन ऑफ z एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, एंड c इज कॉन्टोर इन द प्लेन, और c जो है वो यहाँ पर कॉन्टोर को एक्सप्लेन कर रहा है। कॉन्टोर क्या होता है हम इससे इंशाल्लाह जो है इससे नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्टोर किसको कहते हैं। या अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इस तरह से लेते हैं फंक्शन ऑफ z dz एंड कॉन्टोर। इसकी इंटीग्रेशन में कॉन्टोर आपका कोई इंटरवल हो सकता है। कंसीडर मोशन ऑफ एन आंट इन द प्लेन। अगर हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम ग्राफ में बताना चाह रहे हैं, तो आप एक आंट की इंटीग्रेशन देखते हैं, आंट की देखते हैं, मोशन देखते हैं, तो आप किस तरह से करते हैं कि आपकी जो आंट है वो इस ग्राफ पर जो है वो शो कराने लगे हैं। आपका आंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, देन वो मूव कर रही है, देन हम कहते हैं कि उसका एंड पॉइंट दिस वन है। तो आप इसको मूव कराएंगे, किस तरह से मूव कराएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ से वो मूव की, देन नेक्स्ट देखते हैं
देन नेक्स्ट उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट आया हमने उसको टी नॉट कह दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आपका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने एक्स टी नॉट वाई टी नॉट कह दिया है। देन इससे नेक्स्ट वो मूव करेगी तो हम उसको टी वन कह देंगे, एक्स टी वन वाई टी वन कह देंगे। देन नेक्स्ट मूव करेगी, इसी तरह वो एंड टर्म्स तक अगर वो मूव करती है हम उसके एंड पॉइंट को एंड टर्म कह देते हैं, तो एक्स टी एन वाई टी एन कह देंगे। मतलब कि अगर हम कोई आर्ट अगर मूव कर रही है तो उसका ये नहीं कह सकते कि सिंपल वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो अपनी मोशन को जो है वो कर रही है। उस कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ में आपके जो पास हमेशा ग्राफ आता है वो एक कर्व की शेप में आता है। आर्ट की एग्जांपल देने का सिर्फ जो है वो इसलिए दी जा रही है कि हम बता सकें कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ फंक्शन में आपके पास ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है। देन आपके पास कोई इसमें कॉन्टोर क्या होगा, कॉन्टोर इसके अंदर आपके पास एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी होगा, क्योंकि हम टी फंक्शन वेरिएबल ले रहे हैं और जो आपका टी है वो ज़ीरो से बड़ा लेकिन टी ऑफ एन, मतलब आपके टी की वैल्यू ज़ीरो से टी ऑफ एन तक जाएगी। देन नेक्स्ट आपके पास कॉन्टोर है। कॉन्टोर क्या होता है, इससे पहले हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी हमने एक ग्राफ पढ़ा कि हम इस तरह से हम इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ग्राफ को। देन आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल टी जी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी प्लस अयोटा साइन ऑफ टी एंड टी फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो हमने ऑब्जर्व करना है, हम वो कहता है कि वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। किस तरह से इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आप टी की वैल्यूज़ लेना स्टार्ट कर दें। टी आपका 0 से 2 पाई है, जब आप जेड ऑफ ज़ीरो करेंगे कॉस ज़ीरो प्लस अयोटा साइन ज़ीरो करेंगे तो कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा, अयोटा साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास जेड ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आएगा। देन आप नेक्स्ट वैल्यू पाई/2 ले लें या आप नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई/4 ले लें, तो आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ बनना शुरू होंगी, आपका जो ग्राफ है वो इधर से बनना शुरू होगा। ये मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपकी ग्राफ की जो लाइंस हैं वो मूव करेंगी एंड देन अगेन वो 2 पाई पर आकर आपका ग्राफ जो है वो रुक स्टॉप हो जाएगा। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है, दिस वन एक्स एक्सिस पे, एंड द एंड पॉइंट, और ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास कॉस ऑफ टी प्लस अयोटा साइन ऑफ टी की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन से कॉम्प्लेक्स प्लेन आया, वो एक सर्कल आया, और वो किस तरह से आया, वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। देन आपके पास कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, उसी तरह आपने वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर लेनी है। जेड इक्वल टू 0 पे, पाई/2 पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें, 2 पाई तक, 3 पाई/4 ले लें एंड ऑनवर्ड पाई ले लें। तो आपके पास जो इसका ग्राफ है कॉस ऑफ टी माइनस अयोटा साइन ऑफ टी का, वो आपका नीचे से बनना शुरू होगा। अगर आप जेड पाई/2 पे चेक करते हैं, टी पाई/2 लेते हैं, तो कॉस पाई/2 माइनस अयोटा साइन पाई/2, तो आपके पास आंसर आएगा कॉस पाई/2 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस अयोटा साइन पाई/2 आपके पास वन आएगा, तो आपके पास माइनस अयोटा आ गया। तो जो आपका अयोटा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे से बनना शुरू होगा। देन आपका ग्राफ कंप्लीट होगा इस तरह से कुछ। ठीक हो गया, आपने डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर चेक कर लेना है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। देन नेक्स्ट है आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन उसने दे दिया, और उसने कहा है कि इस रिप्रेजेंटेशन का पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का जो आपके पास ग्राफ आता है या आपके पास जो प्लेन आता है वो एक पैराबोलिक शेप में आता है। तो आपका जो टी है वो -1 से 1 तक है। हम अब इसको डिफ़ाइन कर लेंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें। हम टी इक्वल टू -1 ले लेते हैं, देन -1 का स्क्वायर प्लस अयोटा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस अयोटा आएगा आपके पास। तो आपके पास जो इसका ग्राफ है वो आपका जो है वो इधर से ऐसे बनना शुरू होगा, एंड आपके पास एक पैराबोलिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। आपने इसकी भी डिफरेंट वैल्यूज़, आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। 1 प्लस अयोटा जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे जो है वो अयोटा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और आपका 1 जो है वो यहाँ पर आपका जो अयोटा है वो वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और जो आपका अगर 1 है यहाँ पर आ रहा है तो आपके पास 1 प्लस अयोटा की रिप्रेजेंटेशन इस जगह पर आएगी। देन इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू ले लें, -1 से 0 ले लें, देन आप 1 ले लें, देन आप कोई भी वैल्यू चेक कर लेंगे तो आपके पास एक पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन आएगी। देन आपके पास है आप कॉन्टोर से पहले आपके पास एक कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड एज। कर्व क्या होता है किसी भी प्लेन के अंदर, जैसे हमने आंट की एग्जांपल ली थी कि उसके अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो कर्व की शेप में हमारे पास ग्राफ आता है। देन कर्व क्या होता है, कोई आपके पास
कर्व सी है और वो फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है जेड ऑफ टी से, देन जेड में जो है वो रियल वैल्यूज़ भी हैं और इमेजिनरी भी, एक्स ऑफ टी प्लस एटा वाई ऑफ टी लिखेंगे। ए जो आपका टी है वो ए से बी तक है। देयर इज़ अ ओरिएंटेशन इम्प्लिकटली इम्प्लिक्टिसिटली, इट्स मीन कि उन्होंने इसकी ओरिएंटेशन को, जैसे हमने इससे पहले बहुत सी वैल्यूज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया और हमने सर्कल बनाया, पैराबोला बनाया, इसी तरह हम इसकी भी जो है वो वैल्यूज़ ले लेंगे। अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं जेड ऑफ ए से जेड ऑफ बी तक जाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो ग्राफ शो होगा। देन आपके पास नेक्स्ट है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, आपके पास कोई भी कर्व है जो जब वो क्रॉस नहीं करता है एक दूसरे के अंदर तो आप इसको सिंपल कर्व करते हैं। इस कर्व इज सिंपल इफ़ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वो अपने आप को जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। इट्स मीन कि हमने ये एग्जांपल लिया है और अगर आपका कर्व जो है वो क्रॉस कर गया है अपनी लाइंस में देन आप वो एक सिंपल कर्व नहीं होगा। उसके लिए आपके पास इक्वेशन होती है कि जेड ऑफ टी1 इज़ नॉट इक्वल टू जेड ऑफ टी2 एंड टी1 इज़ नॉट इक्वल टू टी2 एंड एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन टी इज इक्वल टू ए एंड टी2 इक्वल टू बी। जब आपका टी वन इक्वल टू ए टी2 इक्वल टू बी होगा, इन वैल्यूज़ के अलावा आपके सारे कहीं जो है वो ग्राफ जो है वो इटसेल्फ क्रॉस नहीं करेगा। देन आपके पास नेक्स्ट है, अगर हम इस तरह का कोई कर्व ले, आपके पास कोई ग्राफ आता है या इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आती है तो ये एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं कर रही, तो ये एक सिंपल कर्व है। देन नेक्स्ट आपके पास है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जब आपका इनिशियल वैल्यू और जो आपकी फाइनल वैल्यू है जो इक्वल हो जाती है तो आप उसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्लोज कर्व की डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कोई, कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू आप जेड ऑफ ज़ीरो ले रहे हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट करी है, देन आपका जो ग्राफ का एंडिंग पॉइंट है वो भी यही है। जब आपकी सेम इनिशियल और सेम फाइनल वैल्यू आती है देन आप उसे कहते हैं क्लोज्ड कर्व। इसी तरह आपने यहाँ पर एक लाइन जो है वो ग्राफ ले लिया है और उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड देन मूव कर रहा है ऐसे, और इसका जो एंड पॉइंट है वो भी इधर जा रहा है, तो आपका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम आ रहा है। देन आप कहेंगे जेड ऑफ ए जो है वो जेड ऑफ बी के इक्वल है, देन ये एक जो है वो क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व और जॉर्डन कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व और जॉर्डन कर्व क्या होता है कि अगर आपके पास सिंपल कर्व क्या कहता था, अगर आपके पास जो है वो क्रॉस नहीं करता, और क्लोज्ड कर्व क्या कहता है कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम आना चाहिए, आप इसको जॉर्डन कर्व भी कहते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो एक जॉर्डन कर्व होगा। ये हमारे पास एक सिंपल कर्व भी है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है और ना, और इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम ही है। यहाँ से जो है वो आपका कर्व स्टार्ट हुआ, देन उसकी जो मूविंग है वो इसका एंड पॉइंट भी यही आया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, ये जो है वो सिंपल कर्व नहीं है लेकिन ये क्लोज्ड कर्व है, उसका एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है इस वाले का, देन बट ये एक क्रॉस कर रहा है इसलिए ये एक क्लोज जॉर्डन कर्व नहीं है। देन नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ टी यू ऑफ टी प्लस आयोटा वी ऑफ टी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल ऑन ए बी हैव रिक्वायर वन साइडेड डिफरेंशिएबिलिटी एट द एंड पॉइंट्स। इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल हो, अगर उसके दोनों पॉइंट्स एक्स भी डिफरेंशिएबल कर रहा है, उसका रियल पॉइंट भी और उसका इमेजिनरी पॉइंट भी डिफरेंशिएबल है, देन आप उसको एक जो है वो डिफरेंशिएबल कहेंगे। अगर वो रिक्वायर करता है वन साइडेड डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट, अगर उसके एंड पॉइंट पर आपको एक वन साइडेड डिफरेंशिएबिलिटी, हम वन साइडेड डिफरेंशिएबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। यह आपके पास एग्जांपल है। देन जेड ऑफ टी आपके पास जो है वो इक्वेशन गिवन है और आपका टी जो है वो -1 से 1 तक है। -1 जो है वो इंक्लूड है, 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपने इसका सबसे पहले इसका ग्राफ चेक कर लेना है डिफरेंट वैल्यूज़ पे। तो आपके पास इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से कुछ आएगा एंड देन आपने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लेनी है जेड ऑफ टी फंक्शन की इक्वेशन के अंदर। देन आप कहेंगे जो आपका वाई ऑफ टी है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, वो तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा कि आपकी जो पोलिनोमियल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूस भी होती हैं और पोलिनोमियल्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी। देन आपका अगर आप इसकी बात करें कि इसका रियल पार्ट के बारे में, तो रियल पार्ट में जो है वो आपका वैल्यू जो है वो ओरिजिन पर आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। देन अगर आपके पास दोनों आपके पास इमेजिनरी वैल्यू तो सेटिस्फाई कर की कि वो डिफरेंशिएबल बट रियल नहीं की, इसलिए हम कहेंगे कि जो आपका फंक्शन है जेड ऑफ टी इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 and 1। देन आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेड ऑफ टी इज कॉज ऑफ टी प्लस
आयोटा साइन ऑफ टी, आपका टी जो है 0 से 2 पाई तक है। देन आपके पास जेड ऑफ टी जो है वो कॉज ऑफ टी, कॉज ऑफ टी के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लें, कॉज 0 आपके पास 1 आएगा, कॉज पाई बाई 2 पुट कर लें, आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लें, ग्राफ पे शो करा लें, देन आपका जो फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा। एंड इसी तरह से आपका जो साइन ऑफ टी भी जो है वो डिफरेंशिएबल आएगा, तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन नेक्स्ट है आपके पास स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व क्या होता है? अगर स्मूथ कर्व कहते हैं अगर वो आपके दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन है कि वो उसका आप फंक्शन का प्राइम लें, आप उसका डेरिवेटिव लें और वो कंटिन्यूस हो, और दूसरा जो है वो फंक्शन जो है वो नॉन ज़ीरो ऑन द इंटरवल, मतलब कि वो ज़ीरो, आप उसको ज़ीरो पुट करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो नहीं आए। स्मूथ कर्व, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके पास ये फंक्शन है और वो कह रहा है कि इंटरवल टी से -1 से 1 तक है। देन आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया, देन आयोटा टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आ गया। तो जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं इन द रियल केस एंड इमेजिनरी केस। आपने कहा कि ये बात हमेशा से याद रखनी है कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी कि हमारे स्मूथ कर्व में फंक्शन का कंटिन्यू होना ज़रूरी है। एंड सेकंड कंडीशन ये है आपके पास कि आपका अगर आप उसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। देन जेड ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आपने जो आपका डेरिवेटिव आया आपने उसके अंदर ज़ीरो पुट किया और आपका आंसर ज़ीरो आ गया, तो हम कहेंगे कि जो हमारी होल इक्वेशन है वो स्मूथ कर्व को स्मूथ कर्व नहीं है। देन आपके पास कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या होता है, जिसको हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हम कॉन्टूर पढ़ रहे हैं। कॉन्टूर क्या होता है? कॉन्टूर इज सेड टू बी ए कर्व इज सेड टू बी कॉन्टूर इफ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग फाइनाइटली मैनी स्मूथ कर्व एंड टू एंड। अगर वो बहुत से डिफरेंट कर्व्स को स्मूथ कर्व्स को जो है वो ज्वाइन करके एक जो है वो हमें फॉर्म दे रही है, या और वो एंड टू एंड जो है वो पॉइंट जो है वो मिल रहे हैं, मतलब उसका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। देन आपके पास है कर्व इज टू कॉन्टूर इफ इट, देन आपके पास वो एक्सप्रेस ए कॉन्टूर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग सीक्वेंस ऑफ कर्व्स। मतलब आप डिफरेंट कर्व्स लेते हैं। अगर आपके पास कोई इक्वेशन सी दे दी है तो आप उसके अंदर जो है वो ग्राफ के अंदर भी आप डिफरेंट पाथ, आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। 1 पे चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं, आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। देन आप एक ग्राफ पे बताते हैं कि हमारे पास सर्कल बना है, पैराबोला बना है। इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ को सम अप करके जब आप बताते हैं तो डिफरेंट सीक्वेंसेस से आपके पास कंस्ट्रक्ट करके बहुत से स्मूथ कर्व्स को ज्वाइन करके आपके पास जो एक कर्व बनता है उसको हम कॉन्टूर कहते हैं। देन आपके पास पैरामीटराइजेशन ऑफ द पॉलीगॉन पाथ सी। आपने इस पॉलीगॉन की -1 प्लस अयोटा से 3 माइनस अयोटा तक हमारा कर्व है, पाथ है। देन आपने इसके बताना है कि ये जो है वो कॉन्टूर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या इसकी पैरामीटराइजेशन बतानी है आपने किस तरह से होगी। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो -1 प्लस अयोटा है, तो आपका -1 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और अयोटा जो है वो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होता है, तो हमने ये -1 प्लस अयोटा का पॉइंट लगा दिया। देन नेक्स्ट आपके पास C1 आपका जो है वो शो होगा। देन C2 आपका होगा -1 से 1 प्लस अयोटा की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो -1 से -1 प्लस -1 से 1 प्लस अयोटा आ रहा है, तो 1 आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और अयोटा आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो हमारा ये अयोटा का पॉइंट एंड ये 1 का पॉइंट, तो हमने इसका C2 भी ड्रा कर दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 1 प्लस अयोटा से 3 माइनस अयोटा तक, मतलब आपका 1 प्लस अयोटा तो हमने ड्रा कर दिया है। देन 3 माइनस अयोटा, आपका 3 यहाँ पे और माइनस अयोटा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो मतलब आपका जो नेक्स्ट लाइन जो ग्राफिकल लाइन शो होगी वो इस तरह से 1 प्लस अयोटा से 3 माइनस अयोटा तक होगी। ये हमने उसकी ड्रा कर दी है। ये हमारा था पैरामीटराइजेशन ऑफ पॉलीगॉन पाथ सी। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर वो आपको लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन कह दे कि आपके पास दो लाइंस हैं Z0 और Z1 और आपने उसकी जो है वो पैरामीटराइजेशन बतानी है, तो आपके पास उसके लिए फार्मूला होता है Z ऑफ टी इज इक्वल टू Z0 प्लस टी Z1 माइनस Z0, और आपका जो t है वो 0 से 1 तक है। देन आप इसके अंदर t की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लें। Z t 0 पुट करते हैं, देन Z ऑफ 0 आपके पास Z0 आएगा। अगर आप
जेड नॉट आएगा, देन आप जेड टी इक्वल टू 1 पुट कर लें, टी इक्वल टू 2 पुट कर लें, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो लाइंस हैं वो इसी के अंदर से शो होंगी। ये हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, ये आपने देख लेनी है एक दफ़ा। देन नेक्स्ट है, अगर आपके पास हम इससे पहले हमने एग्जांपल की थी C1 C2 C3, आपने उसको ग्राफ पे शो कराया। अगर आप उसको लाइन सेगमेंट में शो कराना चाहें तो किस तरह से, -1 प्लस अयोटा से हमारे पास पॉइंट था -1 से आपके पास फर्स्ट पॉइंट था -1 प्लस एयोटा से -1 तक। तो हमने इसके पॉइंट्स ले लिए, हमने कहा कि -1 प्लस एयोटा टू -1, जेड नॉट हमने -1 प्लस एयोटा ले लिया, Z1 हमने -1 ले लिया। आपने इसको फार्मूला में वैल्यू पुट की, जेड नॉट की जगह पे -1 प्लस एयोटा, टी एज इट इज़ Z1 माइनस जेड नॉट की वैल्यूज़ पुट की। देन आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इसका रियल पार्ट आपने सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी। इसी तरह से आपने C2 लाइन सेगमेंट का चेक कर लेना है, -1 से 1 प्लस एयोटा आपका पॉइंट था। उसी तरह से आपने जेड नॉट -1 जेड वन जो है वो 1 प्लस एयोटा लिया और उसको आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लिया। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिख दिया। दैन इक्वेशन C3 को भी सॉल्व कर लिया है। देन वो आपसे कह रहा है कि हमने ये सारे पॉइंट्स लिए, तो आपके पास जो C1 C2 C3 जो है वो इस तरह से कुछ आया। इन्होंने यहाँ पर ये C1 C2 C3 किस तरह से लिखा है, उसने सब तीनों पार्ट्स के रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का रियल पार्ट आया था -1 प्लस एयोटा, सेकेंड C2 के लिए हमारे पास रियल पार्ट -1 प्लस एयोटा -1 हो गया। देन थर्ड वन का -1 प्लस एयोटा -1 प्लस एयोटा। उसने सारे वैल्यूज़ को रियल पार्ट्स को सॉल्व किया तो उसके पास आंसर -1 आया। इसी तरह उसने C1 जो है उसका इमेजिनरी पार्ट वो सेपरेट कर लिया और उसने ये सारे आंसर जो हैं वो लिख लिए। देन वो कह रहा है कि अगर हम इस पॉलीगॉन के पास के तीनों इंटरवल्स को ऐड अप करें तो आपके पास आंसर जो है वो स्मूथ कर्व को शो करना चाहिए। स्मूथ कर्व क्या था, स्मूथ कर्व क्या वो एक स्मूथ कर्व बनता है? तो स्मूथ कर्व के लिए आपके पास दो कंडीशन थी, फंक्शन कंटिन्यूअस और फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमने सारी वैल्यूज़ के उसके रियल पार्ट्स को ऐड कर लिया, उसके इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लिया। आपके पास जो आंसर ये आया। तो पॉलिनॉमियल्स हमने चेक करनी है कंटिन्यूसिटी के लिए, तो पॉलिनॉमियल्स कंटिन्यूस होते हैं हमेशा। देन आपने इसकी सेकंड कंडीशन चेक कर ली, जब हमने इसके अंदर 0 पुट किया तो आपके पास आंसर जो है वो 0 नहीं है। देन सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, तो आपके पास ये एक स्मूथ कर्व है। अपोजिट कर्व क्या होता है? CZ1 ऑफ टी, आपके पास कोई फंक्शन है x ऑफ टी प्लस एयोटा वाई ऑफ टी से, और अगर आपने उसका अपोजिट कर्व बताना है तो आप -c कर देंगे, मतलब आपका t जो है वो -t हो जाएगा। देन आपके पास कोई कर्व है, आपने उसका अपोजिट पॉइंट बताना है तो आपका कर्व अगर आपका पहले क्लॉकवाइज जा रहा था देन एंटी क्लॉकवाइज, आपका इंटरवल a से b था, देन आपका इंटरवल -b से -a हो जाएगा। ये आपका जो है वो अपोजिट कर्व हो गया। देन आपके पास आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि आपका इंटरवल a से b, देन स्क्वायर रूट ऑफ x प्राइम ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस y प्राइम ऑफ t का होल स्क्वायर देन dt। सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी आपने उसका x का डेरिवेटिव ले लेना है, x टर्म का y का टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है, देन उसका स्क्वायर ले लेना है, देन उसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। देन वह कह रहा है कि ये फंक्शन जो है वो c जो है वो स्मूथ होता है, सो z प्राइम ऑफ t इज़ गिवन बाय, आपका जो फंक्शन आता है वो हमेशा स्मूथ आता है, मतलब कि वो कंटिन्यूस होता है, एंड हैंस इट इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। देन आप इसकी आर्क लेंथ की एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसने फंक्शन दे दिया cos ऑफ टी प्लस अयोटा साइन ऑफ टी, और आपका इंटरवल जो है वो 0 से 2 तक है। तो हम cos ऑफ टी आपका x टर्म डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो x का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और y का डेरिवेटिव cos t आ जाएगा। देन आपने इसको फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। x प्राइम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ टी बन गया, y प्राइम का स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ टी बन गया। तो आपके पास पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ टी cos स्क्वायर ऑफ टी इक्वल टू 1 होता है, तो वो आपके पास 1 dt बन गया। देन आप 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा। 1 dt, आपने 1 dt की इंटीग्रेशन कर ली तो आपके पास t आ गया। देन आपका इंटरवल 0 से 2 है, तो आपने t की इंटरवल को पुट किया, 2 माइनस 0 हो गया और आपके पास इंटरवल जो है वो 2 आ गया। या इस तरह से हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड कर लेनी है। ये था आपका MTH 632 का टॉपिक 83 से 88 तक। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम जल्दी कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।